गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आ जाइए सब, स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग ओजस्विनी, सबको गुड मॉर्निंग। साउंड क्लियर है? एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ओके यस सर। ओके, ठीक है बेटा, स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो 2 दिन में हमने कंप्लीट किया है, यूनिट 1 और यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन था हमारा। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ हमने स्टार्ट किया था, राइट। 4 अप्रोच हमने देखे थे, 4 डेफिनेशंस थे। वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर, स्कैर्सिटी और ग्रोथ डेफिनेशन, राइट। तो उन्हीं को हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो टॉपिक हमने किया था वो था स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो हमने डिस्कस कर लिया था उसमें। ओके, और एग्जांपल्स हमने देख लिए थे कि क्या क्या थे माइक्रो स्टडी के और मैक्रो की स्टडी के, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस क्या किया था बेटा? उसके बाद हमने डिस्कस किया था अपना नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें हमने देखा था क्या था हमारा इकोनॉमिक्स। वो था हमारा साइंस और आर्ट, दोनों थे। आर्ट आपका एक बेसिक चीज था जिसमें था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। पर इकोनॉमिक्स जो है वो ज्यादातर साइंस के कंपैरेटिवली देखा जाता है, ठीक है। तो साइंस कैसे? 2 तरीके से साइंस, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज हमने देखी थी, एग्जांपल्स भी हमने किए थे। क्लियर था वो आप लोगों को डेफिनेशन, और आप डिस्टिंक्शन भी कर सकते हो उसके बीच में, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें ना। यस। तो उसके बाद हमारा था क्या? उसके बाद हमारा बेसिकली जो था बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम्स में हमारा आया था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। इन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया था बेटा लास्ट क्लास में। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, ठीक है। इसके बाद अपना सीधा स्टार्ट होगा एमसीक्यू, ठीक है। इस टॉपिक को करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज। ट्राई करेंगे कि वो 30-40 एमसीक्यूज जो भी है आपके मटेरियल में वो कवर हो जाए हमारा, ठीक है। उससे पहले जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया बेटा, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग आ चुके हो तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, सब स्टूडेंट्स नहीं ऑलमोस्ट हमारे जो कल थे, ठीक है। सार्थक इज देयर, अमन, आप सब वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। वीडियो ऑन रहेगी, वीडियो सबकी ऑन रहनी चाहिए। ओके, सार्थक, अमन, आर्यन, ध्रुव, महक, ओजस्विनी, रितिका, ऋतु, सौरभ, सृष्टि, स्वयं। चलिए, तो जो है हमारी क्लास में जो कल थे वो आज भी हैं, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो आप सब ऑन कर लो एक बार। फेस दिखने चाहिए मुझे, नोट करते हुए आप लोग, ठीक है। यस बेटा, स्टार्ट करें। चलिए बेटा, मुझे किसी की भी वीडियो ऑन नहीं कर, आपका किसी का भी फेस नहीं दिख रहा है। आप लोग एक बार वीडियो ऑन कर लो, पता चले ना कि आप लोग नोट कर रहे हो। एक बार स्टार्ट भी करें हम फिर। ओके चलिए, 1 मिनट ले लीजिए, आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं फिर, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना एमसीक्यू सेशन है हमारा आज। बेसिकली ज्यादा टाइम उसी में ही जाएगा क्योंकि हमने जो भी डिस्कस किया था उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना रिवीजन आप लोगों का हो गया है। इनफ रहेगा, आप लोग 30-40 एमसीक्यूज हर एक यूनिट के सॉल्व करो या हर एक चैप्टर के, ठीक है। जो भी टॉपिक कराया जाता है इनफ रहता है उतना। और फिर लास्ट में जाके जब एग्जाम पास में आएंगे तो आप लोग अपने मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। डाउट निकलेगा, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। जितने एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और आपका जो ये पेपर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज वाला, तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। अब नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा ये ना एक तरीके से हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया है। तो नेगेटिव मार्किंग अभी तक हैबिट नहीं थी आप लोगों को, कंपटीशन की तरीके से आप इसको लो,
ठीक है, तो वही करना है टिक जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। तुक्के मार रहे हो कुछ क्वेश्चंस को देखो कि चलो भाई इसमें हम एक बार कुछ डिलीट ऐड ऑन करके जो सिस्टम होता है हमारा कि ये है नियरेस्ट एमसीक्यू में ऑप्शन ये हो सकता है, ये नहीं है, तो ऐसे करके हम देख भी सकते हैं। बट जिसमें बिल्कुल भी आप लोग को कॉन्फिडेंट है ही नहीं कि ये वाला तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, ध्यान ही नहीं आ रहा है क्या होगा इसमें ऑप्शंस, तो वो बिल्कुल टिक नहीं करना है। 1/4 मार्क्स की आपका जो है परसेंट आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा उसका, ठीक है? तो वहाँ पे आप नंबर लूज़ कर दोगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा-सा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वीडियोज़ ऑन हो रही हैं, रितु की वीडियो ऑन है, बाकी सब लोग भी आप लोग आ जाइए। ध्रुव इज़ देयर, अमन, आर्यन, सार्थक, बेटा सब वीडियो ऑन रखेंगे। इंटरैक्टिव लगता है थोड़ा-सा सेशन, ठीक है? फेस टू फेस लगता है कि चलो स्टूडेंट सामने है, नोट कर रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज़ पूरा ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मैं इस कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट है ही नहीं। पूरा फ़ोकस तो मेरा इस कैमरे पे जाता है, एक नज़र से उसको देखना, लाइक यू आर प्लेइंग विद द आर्चरी। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि आप लोग जस्ट फ़ोकस रहेगा हमारा सबका। तो हैबिट थी ही नहीं बिल्कुल भी ऑनलाइन की, तो पूरा वो चेंज हो गया जिसमें हमारा पूरा स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं, तो आई कैन सी यू बाय द वीडियो। तो यही एक मीन्स रह गया है, सामने तो स्टूडेंट्स रह ही नहीं गए हैं। ऐसा लग रहा है टीचर खुद को ही पढ़ा रहे हैं। एनीवे पढ़ाते तो हम खुद को भी हैं, ओके? आपको पढ़ाना मतलब अपना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। यस, स्टार्ट करेंगे। यस, तो सौरभ आ चुके हैं, अमन, ऋतु, ध्रुव सब आ गए, ठीक है? कर लो बेटा, वीडियो ऑन स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यू सेशन भी है तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाएगा हमारा। लास्ट टॉपिक बस बचा है हमारा, नोट कर लेते हैं उसको, ठीक है? जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारा है इकोनॉमिक सिस्टम का। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं क्या? ओके, गुड। सीए ज़्यादा मैंने देखा था कि हाँ, तो इट्स लाइक लक्ष्मी नगर, बट गाजियाबाद में भी हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे पहली बार ही पता चल रहा था। तो दिस इज़ गुड। घर बैठे ही सब कुछ मिल रहा है, हाँ, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। बेस्ट ये हो जाता है कि ना थोड़ा-सा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, घर बैठे भी, ऑनलाइन भी, जैसे ऑफलाइन में होता है, तो मज़ा आता है फिर कि हाँ भाई चलो सीख रहे हैं कुछ। अच्छा, रितु इज़ सेइंग नो। रितु आप कहाँ रहते हो फिर? रितु आप गाजियाबाद से बिलॉन्ग नहीं करते हो? अच्छा, ओके, ठीक है, थोड़ा-सा दूर है, ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है कि मुझे तो लगा आप दूसरे स्टेट में ही बैठे हो। ओके, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो टॉपिक हमारा क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम का, ठीक है? अभी तक हमने इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लिया था, क्या था? अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की। हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था बेटा वो था क्या? इकोनॉमिक्स में हमने यही देखा था ना कि स्कैर्सिटी है रिसोर्सेज की, और बिकॉज़ स्कैर्सिटी है ह्यूमन वांट्स हैं जो वो अनलिमिटेड है, ठीक है? तो हमें अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाई करना है आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसीलिए हम अपने आप को एफिशिएंट बनाते थे। एफिशिएंट मतलब क्या? हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे ताकि किसी भी तरीके से वेस्टेज ना हो, कॉस्ट भी कम आए और मैक्सिमम आउटपुट भी मिले, ठीक है? तो यही हमारा बेसिक पर्पज़ था इकोनॉमिक्स में, यही डिसीजन मेकिंग हमें करना होता है, ठीक है? बट थिंग इज़ दैट कि आप सबको पता है हर एक इकोनॉमी अपने आप में डिफरेंट होती है, ठीक है? कहीं पे किसी चीज़ की स्कैर्सिटी है, कहीं पे किसी चीज़ की नहीं है। तो ओवरऑल जब हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमें यही देखना है कि कितने तरीके की इकोनॉमी हो सकती है, किस तरीके से उसको ऑपरेट किया जाता है, और अगर उसमें किसी तरीके का शॉर्टेज है रिसोर्सेज का जिसमें हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो वो इकोनॉमी करती कैसे है, ठीक है? अब हम सबको पता है ना हर एक इकोनॉमी तो एक जैसी है नहीं, वी ऑल आर डिफरेंट इन आवर ओन वेज, ठीक है? यूएसए बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से, इंडिया भी सिमिलरली डिफरेंट है यूएसए से, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, तो कुछ अंडर डेवलप्ड है, ठीक है?
तो वहां पे कैसा सिस्टम रहेगा, कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा, वहां पे डिसीजंस कौन लेगा, अथॉरिटी किसके पास होगी जो पूरा कंट्रोल करके चल रहा है। ठीक है, तो काम वही है जो इकोनॉमिक्स में हमने सीखा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट ये होगा कैसे, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, वो हम इकोनॉमिक सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन पहले लिखेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रो मैंने आपको इसका बता दिया इकोनॉमिक सिस्टम में है क्या। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो, व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम जो है। ओके, तो इकोनॉमिक सिस्टम की जो डेफिनेशन है ना बेटा, वो ये है, एन इकोनॉमिक सिस्टम। सिस्टम क्या है, सिस्टम आपका पूरा वही है ना, कैसे आपके रूल्स रेगुलेशंस अप्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, आपका कैसे प्रोविजंस लिया जा रहा है, कौन डिसीजंस मेकिंग कर रहा है, बस यही बात। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द system where some total of arrangements for the production and distribution of goods and services taken in an economy। तो पूरा क्या है बेसिकली हमारा ये इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें हमने यही देखा कि आपका जितना भी अरेंजमेंट है इकोनॉमी में रिगार्डिंग योर प्रोडक्शन, कंजम्पशन जो हम करने वाले हैं, ठीक है, और जितने भी एक्टिविटीज एक इकोनॉमी में होती है, तो इसके डिसीजंस किस तरीके से लिए जाएंगे, या इसको हम किस तरीके से अरेंज करके चलेंगे। ठीक है, कि हम सारे इसमें जितना भी हमारा डिसीजंस है, ये पूरा पूरा एक तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाए रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा वही है कि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, तो इसीलिए हमें उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है और मैक्सिमम आउटपुट बेसिकली बना के देना है सोसाइटी को। ठीक है, तो कलेक्टिवली जो एक एक्टिविटी इकोनॉमी में होती है, वो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर सकता है, कौन डिसाइड करेगा, वो देखने वाली बात है। तो इसीलिए हमने इकोनॉमिक सिस्टम को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मेन यही है आपका, जो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, क्वेश्चन इसी में से बनते हैं आपके। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली जैसे कि इंट्रो था समझाने के लिए, क्वेश्चन आपका इसमें से कभी नहीं आता कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक सिस्टम, या डेफिनेशन का आपका एमसीक्यूज दे दिया। डायरेक्टली आएगा आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तीन तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम होती है हमारी। ठीक है, पहला है हमारा प्राइवेट इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरा जो हमारा वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपका टोटल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना, प्राइवेट सेक्टर जो है, उसका रोल कम होता है, और जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा डिसीजंस लेती है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो, ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है, गवर्नमेंट के हिसाब से चलना। ठीक है, प्राइवेट जितने भी फर्म्स है या सेक्टर है, उनके हाथ में डिसीजंस कम है, वो लोग इतना डिसीजंस नहीं ले सकते, मे भी उनको रेस्ट्रिक्ट भी कर रखा है। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी।
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और जो हमारा तीसरा है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें प्राइवेट भी है और जिसमें पब्लिक भी है। ठीक है, इसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो तीनों को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या बेसिक फीचर्स हैं इनके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहली बात तो मैंने आपको यही बता दी कि क्या है आपका बेसिकली ये प्राइवेट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो किसका है, प्राइवेट फर्म्स का है, प्राइवेट सेक्टर का है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट ही आपका यही बनेगा कि इसमें जितना भी प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, या आप कह लो जितने भी डिसीजन है, सब के सब किसके द्वारा लिए जाते हैं, प्राइवेट फर्म्स के द्वारा या प्राइवेट इकोनॉमी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, means of production is owned, regulated and controlled by private owners। ओके, प्राइवेट ओनर्स जो है वो इसमें पूरी तरीके से जितना भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है वो यही लोग लेके आते हैं, यही लोग रेगुलेट करते हैं और यही लोग कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, कि प्रोडक्शन होगा तो किस चीज का होगा, वी विल डिसाइड, कितना होगा वो हमारे हाथ में है। ठीक है, अगर किसी तरीके से इस गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं बनाना तो हम उसका ऑपरेशंस बंद कर देंगे। मतलब पूरा जितना भी डिसीजंस है वो प्राइवेट ओनर्स के हाथ में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट वो क्या है आपका बेटा, प्राइवेट ओनर्स के हाथ में अगर डिसीजंस है तो कहीं ना कहीं कोई इंटरफेरेंस किसी की होगी ही नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा जितना भी रोल है वो प्राइवेट फर्म से अपनाएंगे, तो इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो सिर्फ एक पर्सन के हाथ में है, एक अथॉरिटी के हाथ में है, और यहाँ पे कोई इंटरवीन नहीं करेगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, मोटिव क्या हो सकता है यहाँ पे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है। ये तो हम सबको पता है, प्राइवेट फर्म्स या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस चीज के लिए ऑपरेट करती हैं। प्रॉफिट एनीवन? मैक्सिमाइज करना। यस, प्रॉफिट। कृतिका इज सेइंग प्रॉफिट, करेक्ट। सबको यही लगता है प्रॉफिट, या कोई और पर्पस भी हो सकता है। प्रॉफिट, यस। यस, प्रॉफिट आप, हाँ बताइए। मेनली हमारा प्रॉफिट ही है बच्चे। ठीक है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग के लिए ही ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वर्क करती है। ओके, तो आपका मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, अर्निंग प्रॉफिट। आज थोड़े से लेजी लग रहे हो सब, वीडियो भी ऑन नहीं है, हाँ, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इंटरेक्टिव भी नहीं हो पा रहा है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे अभी होगा, एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे, वैसा ही रैंडमली पैटर्न रखेंगे। ठीक है, नाम तो यहाँ पे शो हो ही रहे हैं मुझे स्टूडेंट्स को, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर करेगा एमसीक्यूज का, सबकी टर्न आएगी एक एक करके। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप बताना मुझे, फिर उसमें डिस्कशन करेंगे कि इस एमसीक्यूज में ये डाउट है, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, यस, मेन मोटिव हमारा क्या है, अर्निंग प्रॉफिट का है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है या गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो टोटली एब्सेंस है। एब्सेंस रहेगा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती। वैसे दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट कंप्लीटली इंटरवीन ही ना करे किसी इकोनॉमी में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी डिसीजंस हम लेते हैं वो हमारे हाथ में है, बट इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प जब हमें चाहिए, या रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है जहाँ पे गवर्नमेंट हमें फंड्स प्रोवाइड करवा सकती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि अब प्राइवेट प्लेयर्स की जो है ना इतनी एफिशिएंसी नहीं रही कि वो इस पर्टिकुलरली जो ये कह सकते हैं डिपार्टमेंट है या रिसोर्सेज है या जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है सॉल्व नहीं कर पा रही है,
तो वहां पे गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग में ले लेगी डिसीजंस को, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी कंट्रोल रहता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एब्सेंस ही है, बट जब रिक्वायरमेंट होगी तब होगा, ठीक है। अदरवाइज प्राइवेट प्लेयर्स ही ऑपरेट करेंगे। जैसा कि आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दिस इज अ मेजर प्राइवेट फर्म्स, ठीक है। बहुत पुराना है अपना, इंडिया में लीडिंग भी है, ठीक है। तो अब ऐसा क्या है कि देखो, है तो प्राइवेट ही फर्म्स, ठीक है, प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आ जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीटली वही डिसीजंस ले रहे हैं कि अगर हमारी ये कंपनी है, हमें ये डिसीजंस लेने हैं, ये ऑपरेशंस होगा हमारा, इस कंट्री में होगा, तो वही पूरा डिसीजंस लिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता ही है, ठीक है, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट तो प्राइवेट प्लेयर्स भी नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं उनकी इंटरवेंशन चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है, फंड्स चाहिए होगा गवर्नमेंट से आएगा, कोई आपको न्यू प्रपोजल चाहिए जो एक्सेप्टेंस आपको मिले, आप चाहते हो वो आपका पास हो जाए और आप फर्दर उसके ऑपरेशंस कैरी फॉरवर्ड कर पाओ, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए, ठीक है। तो जब रिक्वायरमेंट होती है तब हम देखते हैं, अदरवाइज ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो प्राइवेटली ही ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए कैसे जाएंगे, उनके प्राइसेस कैसे डिसाइड होंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट, इस चीज में आप ध्यान रखो। यहाँ जो प्राइवेट फर्म्स है ना, अब देखो प्राइवेट फर्म्स अगर अपनी तरफ से अपनी मर्जी से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने लग गए, ठीक है, और अपनी मर्जी से अगर वो प्राइसेस सेट करने लग गए, तो फिर तो ऐसे तो बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं, ठीक है, ये लोग अगर खुद के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो इनके रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा हाई टेक्निक के होते हैं, ये लोग प्राइसेस हाई रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनके अकॉर्डिंग ये चलने लग गए कि क्या हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करें, किस प्राइस पे खरीदें, तो फिर तो वही बात हो गई ना कि इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि रिच और रिच होता जाएगा, पुअर और पुअर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेट फर्म्स के हाथ में भी ये डिसीजंस नहीं हो पाता कि हम क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे और उसके प्राइसेस क्या रखेंगे, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो फिर क्या हुआ बेसिकली, इसमें कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो इसमें कंज्यूमर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कंज्यूमर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है अपना, कि किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज क्या बनाना है ये डिसाइड करें, और उसके प्राइसेस क्या रखने हैं वो भी डिसाइड किए जाए। अच्छा, अगर प्राइवेट फर्म्स जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसको मार्केट में सर्वाइव करना है, तो उसको भी वही गुड्स एंड सर्विसेज बनाने पड़ेंगे जिसकी डिमांड होगी, ठीक है। तो कंज्यूमर जिस गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वही बनाएगी, क्योंकि उसको पता है इसकी डिमांड ज्यादा है, तो हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द कंजम्पशन पर्पस, ठीक है। तो इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा कमाई होगी इससे, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इस चीज को आप नोट करो। हायर रोल ऑफ कंज्यूमर in selection of goods and services, in selection of गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो कंज्यूमर्स के हाथ में ये बहुत बड़ा रोल होता है कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, ये वो फर्म्स को बताए, ये वो प्रोड्यूसर्स को बताए, ठीक है। प्रोड्यूसर्स बनाएगा भी वही जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसेस कैसे डिसाइड किए जाएंगे। ओके, तो प्राइसेस जो यहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं ना, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। प्राइसेस जो डिसाइड किए जाते हैं यहाँ पे वो है मार्केट फोर्सेस के द्वारा। Prices are determined with the help of market forces. Market forces of demand and supply. Demand and supply. इस चीज को एक बार नोट कर लेना आप, प्राइसेस कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, जो इसको मार्केट फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस डिटरमिनेशन आपने माइक्रो में पढ़ा होगा कैसे होता था, जब जितनी डिमांड है और जो सप्लाई है, जहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते थे, ठीक है, वहां पे आपका क्या होता था, प्राइस आ जाता था, और उसके नीचे ही जस्ट जो एक्सेस था उस पर हम डिमांड
रिफ्लेक्ट कर देते थे, ठीक है। तो प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर डिमांड एंड सप्लाई, कितनी डिमांड है और उस रिलेशन में सप्लाई कितनी है, ठीक है। दोनों का इक्विलिब्रियम इज नोन एज प्राइस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोशलिस्ट। अच्छा, इसमें ना कुछ एग्जांपल्स आप लोग डाल लेना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना कुछ एग्जांपल्स। वैसे आप लोगों को पता है कुछ कंट्री जो आप लोगों को लगता है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आ सकती है? थोड़े से एग्जांपल बताओ मुझे, ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो मैक्सिममली जो है वो कैपिटलिस्ट की तरीके से ऑपरेट करती है, जहाँ पे प्राइवेट लोगों का ज्यादा रोल है, प्राइवेट सेक्टर का? यूएस। सही बात है ध्रुव, करेक्ट, यूएस। और कौन हो सकता है? यहाँ इंपॉर्टेंट यूके। है, पता है, एमसीक्यूज में ही आ जाता है आपका। और कुछ कंट्रीज, सिर्फ यूएस ही है क्या? यूएस है, और कौन है? यूके, करेक्ट। हाँ मतलब उसमें आ गया आपका यूरोप में ही, ठीक है। यूके, करेक्ट। यूएस यूके तो आप समझो ऐसी इतनी ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इराक इराक आपका इसमें नहीं आ सकता, तो ठीक है। इराक, चाइना इज अगेन नॉट, चाइना भी आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, चाइना कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। स्वयं चाइना कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, वहां तो ज्यादा गवर्नमेंट की चलती है, ठीक है। वहां पे ज्यादा गवर्नमेंट की चलती है, वहां प्राइवेट वालों को भी इतना वो नहीं है, प्राइवेट ऑपरेट करते हैं पर लेकिन डिसीजंस गवर्नमेंट ही लेती है। यही सब तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हांगकांग जो है, चाइना चाहती है हांगकांग भी हमारे उसमें आ जाए, कंप्लीटली चाइना में। वैसे है एक तरीके से पार्ट वहां का वैसे ही, बट लेकिन हांगकांग मानता अपने आप को अलग अलग है चाइना से, ठीक है। वहां पे जो गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंगली रूल करती है। जैसे इंडिया में जो हमारा है ना, ये बंगाल को लेके ऐसा रहता है कि कंप्लीटली डिफरेंट है। वो तो ऐसा लगता है कि डिफरेंट हो गया, इंडिया से ही पूरा अलग हो चुका है, क्योंकि वहां पे जितना भी डिसीजंस है वो सेंट्रली, एक तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है ही नहीं गवर्नमेंट, ठीक है। जो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है जितना ऑपरेट कर रही है वो बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, बंगाल में तो उसका है ही नहीं कंप्लीटली इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो उसी तरीके से वहां भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं कि चाइना से हम अपने आप को अलग मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हांगकांग हमारे अंडर कंप्लीटली आ जाए, हम जैसा लेके चले वैसे अकॉर्डिंग वो भी डिसीजंस ले, ठीक है, अपनी ना चलाएं। तो लास्ट ईयर कुछ क्लैशेस भी हो गए थे, ठीक है, जब वो इलेक्शंस के रिगार्डिंग। हाँ, यूएई आपका हो सकता है, पर वहां पे भी गवर्नमेंट का है कंप्लीटली आपका। हांगकांग मैंने जैसे आपको बताया ना, वो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आ सकता है क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट की सुनने की वो नहीं रहते, ठीक है। उनको मतलब ही नहीं है इतना गवर्नमेंट से, तभी वो लोग चाइना के अंडर में कंप्लीटली नहीं आना चाहते। इतना इनफ रहेगा, ठीक है। हाँ, स्वीडन भी आपका उसमें आ गया, ठीक है। और भी मेजर कंट्रीज हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा ऑपरेट करती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। अच्छा, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें आपका रहेगा मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। मेजर रोल किसका है? गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन कंप्लीटली है ही, ठीक है। यहाँ तो गवर्नमेंट ही इंटरवीन करेगी, प्राइवेट वालों को इतना डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी है ही नहीं उसके पास, ठीक है। अच्छा, अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ज्यादा डिसीजंस ले रही है तो गवर्नमेंट एक अथॉरिटी अथॉरिटी तो सेट करेगी ना, ठीक है। अथॉरिटी सेट करती है। तो आपको पता है जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में भी गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है। दो ये कंप्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमी तो है नहीं इंडिया, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट भी ऑपरेट किया जाता है और पब्लिक सेक्टर भी ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर भी अगर ऑपरेट कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की भी इंटरवेंशन है, तो गवर्नमेंट काम कैसे करती है यहाँ? कोई एक इंस्टीट्यूशन या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके ना, जो डिसीजंस लेगा। तो डू यू नो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है जो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में? क्या आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं? एनीवन? बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा बेसिकली सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सेटअप की जाती है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जैसे प्लानिंग कमीशन है ना इंडिया में, प्लानिंग कमीशन अब बेसिकली रिप्लेस हो चुका है नीति आयोग से, ठीक है। नीति आयोग के नाम से अब हम उसको जानते हैं।
तो वही डिसाइड करते हैं, वही गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, ये शॉर्टेज है रिसोर्सेज की, ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए, ये डिसीजंस हमें लेने चाहिए, ठीक है, सो दैट कि हम डेवलपमेंट पाथ को फर्दर प्रोसेस कर सकें। ठीक है, तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी यहाँ पे सेटअप की जाती है, ये आप लिख लेना, सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है उसके हाथ में ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है। ठीक है, ओके, आगे डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने वीडियो क्यों ऑफ रख रखा है सबने? वीडियो ऑन कर लो यार, भगवान ने शक्ल इसीलिए दी है ना, दिखाने के लिए ना। ठीक है, और इतनी अच्छी अच्छी शक्ल है तो फिर क्यों इसको छुपा के रखना? हाँ, मुंह छुपाने वाला काम जिसे हम बोलते हैं। जस्ट क्लियर योर फेस, ओके, जस्ट सामने रहे आप लोग, सब दिखता रहेगा, फिर नोट कर रहे हो कि नहीं, कितना टेंशन है आपका। शक्ल से पता चल जाता है किसके डाउट्स है किसके नहीं है। ओके, तो किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा है सब पता चल जाता है। कॉन्फिडेंटली रहो एकदम। ओके, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, अच्छा, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है तो आप मुझे बताओ, जब प्राइवेट फर्म्स थे वो लोग, उनका मोटिव क्या था? प्रॉफिट था। गवर्नमेंट जब ऑपरेट करती है किसी इकोनॉमी में, या जब वो ज्यादा डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में ले लेती है, तो क्या गवर्नमेंट का भी मोटिव प्रॉफिट का ही रहता है क्या? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करेंगे, या बदल जाता है? यस, यस, नो तो है, तो फिर आप बताओ क्या मोटिव हो सकता है इसका? गवर्नमेंट जो ऑपरेट कर रही है या ऑपरेट कर रही है, डेवलपमेंट। सोशल वेलफेयर, करेक्ट, डेवलपमेंट भी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट दोनों ही आ जाएंगे। अगर हम वेलफेयर का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फिर वो तो होगा ही ना वेलफेयर। ठीक है, रितिका, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, करेक्ट। ठीक है, जो प्राइवेट जो है वो लोग अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इनकम का। जो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, जो लोग ज्यादा आउटपुट दे रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छी इनकम मिलती है, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या जो लोग अनएम्प्लॉयड है, उनको तो कोई इनकम हाथ में आ ही नहीं रही है, रिसोर्सेज उनको मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो गई। पर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का फोकस ऐसा कभी नहीं होता। गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स निकालती है फॉर दी हायर सेक्शन ऑल्सो, और जो लोअर सेक्शन है जैसे लेबर वगैरह हो गए, या स्किल्ड और अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स हो गए। ठीक है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, जैसे मनरेगा स्कीम्स हो गया, और भी कितने हमारे पास रोजगार योजनाएं हैं। तो वो किसके लिए है? वो उसी के लिए है ना, कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है उसको इतने दिन की वेजेस की गारंटी हम देते हैं। ठीक है, रिड्यूस पॉवर्टी, यस, ये अल्टीमेटली आपका वेलफेयर में ही आ गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो रिचर सेक्शन को भी देखते हुए चलती है और लोअर सेक्शन को भी देखते हुए चलती है, कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो कंप्लीटली। लोगों को इतना मिलना चाहिए कि वो बेसिक नेसेसिटीज अपनी फुलफिल कर ले। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पे वेलफेयर हमारा मोटिव है वो है वेलफेयर का और डेवलपमेंट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की सिलेक्शन कैसे होगी और प्राइसेस कैसे डिसाइड किए जाए, प्राइस मैकेनिज्म क्या रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा कंज्यूमर्स को ना कोई चॉइस नहीं दी जाती है कि आप बताओ कि आपके अकॉर्डिंग हम क्या प्रोड्यूस करें। गवर्नमेंट अगर ये देखने लग गई कि किसको क्या चाहिए, तो फिर तो देयर विल बी, गवर्नमेंट को इतना ज्यादा फिर उसके पास उसके रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं कि वो इतने वेरिएशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकाले। गवर्नमेंट अगर आपको वेलफेयर दे रही है तो इसका मतलब ये कि वो चलाएगी तो अपनी, आपको जो मिल रहा है आपको उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो अवेलेबल है कंज्यूमर्स के पास वही उसको चूज करना पड़ता है, वही उसको कंज्यूम करना पड़ता है। और प्राइसेस जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली सेट किए जाते हैं, इस चीज को आप नोट कर लेना। प्राइसेस आर सेट, प्राइसेस आर एडमिनिस्ट्रेटिवली सेट बाय दी, जो भी यहाँ पे अथॉरिटी को रखा गया है। ठीक है, वो लोग जैसे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी थी, वही डिसाइड करेगी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या होने चाहिए। तो प्राइसेस आर एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसाइडेड, प्राइसेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसाइड किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसाइड करने का मतलब ये है कि किसी के पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ने किसी को सेटअप किया हुआ है, या गवर्नमेंट ने किसी को ये अथॉरिटी दे रखी है कि आप लोग डिसाइड कीजिए प्राइसेस क्या होंगे।
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस जो है वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं, कोई इतने हाई नहीं होते और कितने इतने लो भी नहीं होते, ठीक है। इतना हो जाता है कि चलो गवर्नमेंट को थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बच गया और लोग अफोर्ड कर पाए इसको, ठीक है। तो प्राइसेस आर एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसाइडेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। जो भी गवर्नमेंट सेंट्रली है वहां पे ऑपरेट कर रही है, उसके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो प्राइसेस को एडमिनिस्टर्ड करे, प्राइसेस को डिटरमाइन करे, ठीक है। अब हम सीधा आ जाते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कोई भी एक ऐसी इकोनॉमी जो कंप्लीटली सोशलिस्ट हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो कोई एक एग्जाम्पल जो आपको पता हो, बिकॉज सर अगर है एग्जांपल चाइना। चाइना सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो, पर बात यहाँ पे क्या है, चाइना क्यूबा है, मटेरियल में भी लिखा हुआ है, मैंने देखा था इसको, तो मैंने इसको फर्दर ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का सोचा, इस पे रिसर्च किया मैंने। तो चाइना यूएसएसआर, ठीक है, हम यूएसएसआर से ही शुरू करते हैं, फिर चाइना क्यूबा पे आएंगे। यूएसएसआर में, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है और आज के टाइम पे इसको किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों ने ये मटेरियल में से देखा है एग्जाम्पल। यूएसएसआर का फुल फॉर्म, बहुत लंबी हिस्ट्री रही है यूएसएसआर की, एंड अभी जो अफगानिस्तान क्राइसिस हो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं पीछे एक तरीके से हमारा हिस्ट्री है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहा है अफगानिस्तान क्राइसिस में। सर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यस, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। इस कंट्री को हम आज किस नाम से जानते हैं? सऊदी अरब। नहीं, यूएसएसआर सऊदी अरब नहीं है, ये पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, आज इस कंट्री का नाम अलग है। बहुत पावरफुल है, एरिया वाइज सबसे ज्यादा है, ठीक है। यूरोप। नहीं, यूरोप नहीं है। एशिया। नहीं, एशिया नहीं होगा ये, आपका रशिया है ये। ओके, सोवियत यूनियन था इसका पहला नाम, जैसे आपने बताया यूनियन ऑफ सोवियत, क्या था इसका? सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। नॉर्थ कोरिया नहीं, ये आपका रशिया है, ठीक है, रशिया इज देयर। इसको हम पहले सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं, जब 1989 और 1991 के टाइम आपका बांग्लादेश एन एग्जाम्पल, और नॉन बांग्लादेश भी आपका कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी में आ जाएगा, ठीक है। वो श्रीलंका है आज के, देखो ये हो सकता है कि मैक्सिमम रोल कौन प्ले कर रहा है तो उस हिसाब से हम बोल देते हैं, ठीक है। पर ऐसा कोई भी इकोनॉमी कंप्लीटली ना तो कैपिटलिस्ट है ना तो सोशलिस्ट है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेजोरिटी जो रोल है वो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट प्ले कर रही है या प्राइवेट फर्म्स प्ले कर रहे हैं, पर थोड़ा सा भी तो इंटरवेंशन रहेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि आप कंप्लीटली इनको हटा ही दोगे। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो बिना गवर्नमेंट के चल रही है, या ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो बेसिकली पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर ही ऑपरेट कर रहे हैं? और अफगानिस्तान तो ऐसा बन गया जहाँ पे ना तो गवर्नमेंट है, ना तो प्राइवेट फर्म्स बची है, वहां तो टेररिस्ट चला रहे हैं, ठीक है। आतंकवाद वो एक कंट्री को चलाए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था, जैसे यूएसएसआर है ना, यूएसएसआर आपका बिफोर 1990, बिफोर 1990 या 1991 से पहले आपका वो कंप्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमी था, ओके। वहां पे पूरा गवर्नमेंट का रोल था, प्राइवेट फर्म्स थी ही नहीं, ठीक है। इवन इंडिया भी बिफोर योर एलपीजी पॉलिसीज या ड्यूरिंग योर 1950s टू 70s आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी ही माना जाता था, क्योंकि तब तक गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती थी, प्राइवेट फर्म्स थे ही नहीं। तो वही मैं आपको बता रहा था, रशिया का क्या हुआ था, वो पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, फिर 1991 में जैसे इंडिया में एलपीजी पॉलिसी आई, रशिया में भी ना एलपीजी पॉलिसी हम बोल सकते हैं, वहां पे भी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ 1991 के बाद से ही। और जैसे ही वो पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे मार्केट में, तो फिर वो कंप्लीटली सोशलिस्ट रह ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें नोट कर सकते हो कि रशिया, दैट इज यूएसएसआर, इनिशियली पहले था, ये इनिशियली वाज एन वाज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, इनिशियली जो था ये सोशलिस्ट इकोनॉमी था, बट आज के टाइम पे ये भी नहीं है, ओके।
आज के टाइम पे नो इकोनॉमी इज कंप्लीटली सोशलिस्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीटली सोशलिस्ट कोई नहीं है। 70-80% रोल गवर्नमेंट प्ले कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, तब हम मान लेंगे सोशलिस्ट का ज्यादा इंटरफेरेंस है, पर प्राइवेट फर्म्स भी तो आजकल हर एक कंट्री में है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप मटेरियल में है, ठीक है, चाइना है, क्यूबा है, रशिया पहले था आज नहीं है, ओके, कंसिडर कर लेते हैं। बट अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए ना जिसमें कंट्री दिया हो और आपका लिखा हो नन ऑफ दी अबव, तो नन ऑफ दी अबव को टिक करना है, ठीक है। तो मेनली आपका यही है, आज के टाइम पे कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी है नहीं कंप्लीटली। तो ये आपका मेनली बात था, यहाँ पे ऐसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है, प्राइसेस को, मोटिव ये रहता है, ये कंट्री आपके इसमें आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रहेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों लोग आ जाते हैं, आपका सोशलिस्ट के भी फीचर्स होते हैं और आपके कैपिटलिस्ट के भी फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ही राइटिंग वर्क हो गया है, चलो मिक्स्ड इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज owned and controlled by both private and state ownership। स्टेट ओनरशिप मतलब आपका गवर्नमेंट ही हो गया, ठीक है, प्राइवेट भी रहेगा, स्टेट ओनरशिप भी रहेगा, ओके। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है इसमें यही है कि अब जो जब दोनों ऑपरेट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो हो सकते हैं। वो सोचेगा कि हमारा क्या रोल है भाई, हम क्या करें, हमारी अथॉरिटी क्या होगी, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, प्राइवेट फर्म्स ऑपरेट करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, कैपिटलिस्ट रहेगा, वो उनको पूरा फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं, लोगों की डिमांड को एनालाइज करें और जो भी उनको प्राइसेस देखना है वो सेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंटरवीन तब करेगी जब वो ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगेगी, या वो ये सोचेंगे कि पूरा का पूरा मोटिव हमारा प्रॉफिट का हो चुका है, तो हम ये प्रोडक्ट जो है वो लोअर सेक्शन के लिए बना ही नहीं रहे। तो भाई लोअर सेक्शन के लिए बनाओगे नहीं तो उसके लिए फिर क्या बचेगा, वो बेसिक बेसिक नेसेसिटीज कैसे फुलफिल कर पाएगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जगह मिली है, पर उतनी ही मिली है कि जहां तक आप अपना प्रॉफिट भी देख लो और वेलफेयर भी देख लो। एक बार अगर गवर्नमेंट को लगा कि कंप्लीटली प्रॉफिट ही हो रहा है, वेलफेयर नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट फिर इंटरवीन करेगी करेगी, और होता ही है, ठीक है। इसलिए मेजोरिटी कंट्रीज, ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज राइट नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। बट इंडिया ऐसी है, आपका जो परफेक्ट एग्जांपल जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में वो इंडिया का जाता है। ऐसा है कि यहाँ पे 50-50% रोल प्ले किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 80% गवर्नमेंट के हाथ में है या 80% कैपिटलिस्ट है तो बाकी का शेयर बहुत कम है। यहाँ पे ऐसा है कि ऑलमोस्ट इक्वल शेयर है सबका, ठीक है। प्राइवेट भी इतना ऑपरेट करे और गवर्नमेंट को भी इतनी ही अथॉरिटी है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकती है। दैट इज वाई मिक्स्ड इकोनॉमी में जब भी आए ना आप इंडिया को ही टिक कीजिएगा। इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। Means of production is owned and controlled by both private and state ownership. Freedom of choice. Freedom of choice regarding production and prices were taken by private owners. प्राइवेट ओनर्स को इतनी फ्रीडम है कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है और क्या प्राइसेस सेट कर सकते हैं, वो उनको पूरी अथॉरिटी है, पूरी फ्रीडम है कि आप ये डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, गवर्नमेंट का भी होता है। जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि देयर इज अ कंप्लीट प्रॉफिट मोटिव जब आ चुका है तो वो इंटरवीन करती है और फिर वो प्राइसेस को फिक्स करती है, ठीक है, प्राइसेस में वो इंटरवीन करती है। तो गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन है, पार्शियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मेनली तो इसमें यही पूछ लेगा ना कि आपका क्या बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर यही है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। पार्शियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन,
पार्शियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब आधा गवर्नमेंट के पास भी है राइट, ठीक है। एंड एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेना इसका इंडिया, सबसे ज्यादा यही पूछ सकता है आपका। इंडिया जो है, इंडिया इज कंप्लीटली अ मिक्स्ड इकोनॉमी। नेबरिंग कंट्रीज भी आ जाते हैं इंडिया के इसमें, ठीक है। इंडिया इज कंप्लीटली अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बांग्लादेश जैसे कोई पूछ रहा था, मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। थोड़ा सा देख लेना बेटा, यहाँ पे राइटिंग बिगड़ गई है लास्ट में, बट इंडिया इज द एग्जाम्पल, बस वही है, ओके। ये ध्यान रखना है। तो बेसिक्स बातें थी। इकोनॉमिक सिस्टम में 3 टाइप के थे हमारे, प्राइवेट, कैपिटलिस्ट जिसे हम बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई और मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, ओके। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, तो आगे हम बढ़ते हैं, ओके। और देखते हैं, हम एमसीक्यूज पे आएंगे बिकॉज ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमारा जितना भी नेचर था, स्कोप था, इकोनॉमिक सिस्टम है, सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, और एक बार आप गवर्नमेंट यस, तो वही है ना, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आपका, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट कंपनी होल्ड भी करी है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। और आप तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो सोल्ड ही कर दी है। हाँ, वो ये आप कह सकते हो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाने की वे में जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल होगा, ठीक है। तो यही हुआ कि, और होगा भी, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको डेवलप करना है इकोनॉमी को, तो आप जितने प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दोगे ना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, उतना ही बेटर होगा। पर हाँ, अगर एक प्रॉब्लम हमारी इंडिया से रिमूव हो जाए ना, ये इनइक्वालिटी की, पॉवर्टी की और अनएम्प्लॉयमेंट की, तो फिर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीटली तो आपका रोल नहीं जा सकता गवर्नमेंट का, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो फिर जो लोअर सेक्शन है उनका क्या होगा, ठीक है, उनकी वेलफेयर की बात कौन करेगा। तो कंप्लीटली तो नहीं सर प्राइवेटाइज। यस। सर क्या गवर्नमेंट जितने भी डिसीजन लेती है क्या वो सारे सही होते हैं हमेशा? रिगार्डिंग व्हाट, इकोनॉमी के लिए? यस सर। अच्छा, जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं हमेशा वो ठीक तो नहीं होते हैं, ठीक है। देखो, जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो ठीक तब बनेंगे जब उस पे इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसपेरेंट हो पाए और कंप्लीटली अच्छे तरीके से हो पाए। वही तो मेन होती नहीं है। अब देखो, बहुत सारे स्कीम्स ऐसे निकल जाते हैं जिसका हमें आइडिया भी नहीं रहता। कल तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें मुझे पता चला कि अब 2-3 दिन में एक और आपका ये तमिलनाडु गवर्नमेंट है, वो ना जैसे मनरेगा स्कीम होता है, वैसा ही 100 दिन के रोजगार के हिसाब से अर्बन एरियाज में भी एक स्कीम लॉन्च करने जा रही है, ठीक है, कि जिसमें जो अर्बन पुअर्स है, ठीक है, शहरी में जो लोग ये बेरोजगार हैं या जो कह ले हम गरीब हैं, ठीक है, उन लोगों को भी 100 डेज के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो भाई ये चीज इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, लोगों के नॉलेज में आएगा या लोगों को बेनिफिट इससे पहुंचा जाएगा, तभी तो हमें कम्प्लीटली उससे बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज तो फिर तो ये बेकार ही चला गया, ठीक है। तो प्रॉज एंड कॉन्स सबके ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कम्प्लीटली बेनिफिट ही माना जाता है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं उसके, ठीक है। डिपेंड करता है आपका ट्रांसपेरेंसी पे और इम्प्लीमेंटेशन के तरीके पे, ठीक है। बट हमें अच्छा पता है। सर। यस। सर जैसे कि एक ये है स्वच्छ भारत अभियान, हाँ। सर इसका काफी अच्छा एक मोटिव रहा गवर्नमेंट को, ये सक्सेसफुल भी रहा उनका। यस। जैसे कि सर ये एक नॉट बंद मतलब ये था हम्म। करप्शन जैसे बंद कर देगा, इसका कोई अच्छा मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ा हमारी गवर्नमेंट्स का हमारे ऊपर भी। तो हम्म। सर गवर्नमेंट का बिहाइंड रीजन क्या रहा? क्या वो सर अपने लिए वेलफेयर देखती है या फिर मतलब पूरी इकोनॉमी को लेकर चलती है इस चीज में? ओके। तो इसका ये है कि बेसिकली बच्चे देखो, इकोनॉमी का तो सोचते ही हैं, पर यहाँ पे थोड़ा ना उनके लिए पर्सनलाइज्ड एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब भी हम कोई वेलफेयर की बात करते हैं ना, तो पहला पर्सनल मोटिव हमेशा रहता है हमारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि आप कहते हो कि भाई ये लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। अगर ऐसा होता तो आज एक हर एक जिसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो सबकी फुलफिल हो गई। पर ऐसा नहीं हो सकता, वही तो तभी तो मैं आपको ट्रांसपेरेंसी की बात बता रहा हूँ कि करप्शन है बहुत ज्यादा, ठीक है। बीच में जो ये मीडिएटर्स भी बैठे हैं ना, इतने ज्यादा लिंकेज में जो है, ठीक है, सिस्टम में,
तो उनका पर्सनल मोटिव इतना ज्यादा हावी हो जाता है ना कभी कभी कि वो फिर उतना वेलफेयर वहां तक पहुंच नहीं पाता। जैसे हमारा रेशन स्कीम चलता है ना, रेशन कार्ड का, कि बोला जाता है अब क्वालिटी अच्छी दी जाती है, मतलब चलो इतनी बेटर क्वालिटी भी नहीं तो फिर एक मॉडरेट क्वालिटी में गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना वो रेशन कार्ड की हेल्प से प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। पर जब ये शॉपकीपर्स के पास आते हैं या आप कह लो जब ये होलसेलर के थ्रू ही पहुंचते हैं, ये लोग इतनी अदला बदली कर देते हैं ना कि इस मॉडरेट क्वालिटी के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको वो हाई रेट पे बेच लेते हैं, और जो रेशन कार्ड होल्डर्स हैं इनको ये लो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बीच में कभी कोई देखने आ गया, चेकिंग हो गई तो फिर ठीक है भाई पकड़ में आ गए, बट हमेशा तो गवर्नमेंट कंट्रोल इसी पे तो बना के रखेगी नहीं ना कि हम कंप्लीटली चेकिंग ही करते रहें, जगह जगह जाके ये देखें कि कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। वैसे करना चाहिए, इंटरवल्स पे भी करना चाहिए, कभी कभी कर भी लेते हैं, बट वही बात है ना, स्ट्रिक्ट नहीं है हमारी पर। ठीक है, चीजों को लेके स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उतना ज्यादा वो इसमें हो नहीं पाता है। somebody has asked me a question, उसका क्वेश्चन क्या था एक बार मैं देखूं। यस, सीए बन गए तो गवर्नमेंट में आएंगे या प्राइवेट में आएंगे? आप लोग प्राइवेटली ऑपरेट करोगे, ठीक है, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी। आपका मेजर काम आपका प्राइवेट सेक्टर का ही है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप क्या करोगे सीए बन के? ठीक है, गवर्नमेंट वाले की भी अगर देखो, सीए इज व्हाट, लीगल प्रोफेशनलिस्ट, अकाउंट प्रोफेशनलिस्ट, ठीक है, यही सब है। ठीक है, तो अगर आप लीगल एडवाइस भी दे रहे हो ना तो गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं सीए वाले, ठीक है, वहां तो अलग ही क्राइटेरिया है, कंपटीशन क्लियर करो, ठीक है, तब जाके आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिलेगा, अदरवाइज यू कैन ऑपरेट प्राइवेटली। डिसीजंस मेकिंग तो आप प्राइवेटली करोगे, प्राइवेट फर्म्स के लिए ऑपरेट करोगे, जो बड़े बड़े फर्म्स है उनको आप लोग लीगल एडवाइस दोगे, उनके अकाउंटेंट्स बनोगे, ठीक है। यस, यस, वही है कहीं ना कहीं मेन रीजन यही है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यही हमारा मेन रीजन है जिसकी वजह से कोई बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा कंप्लीटली पब्लिक तक, वेलफेयर नहीं हो पा रही, ठीक है। तो मेन बात हमारा बस यही है, दैट इज व्हाट इट इज, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया का है। बच्चे मैं सीए नहीं हूँ, मैं सीए नहीं हूँ, मैंने अटेम्प्ट किया था सीए का कोर्स और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, फाउंडेशन वगैरह में ले लो, बट आई एम नॉट सीए। बेसिकली मैं टीचिंग लाइन का मेरा रहा है स्टार्टिंग से ही, तो प्रोफेसर का मेरा एम रहता है, ठीक है, मैं प्रोफेसर ज़्यादा वो उसमें करता हूँ, तो मैंने प्रोफेसर्स के एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं, ठीक है, तो आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, मेरा मेन एम ये है। सीए का क्रेज था जब हमने भी 12th वो किया था कंप्लीट, ठीक है, तो सीए कर लेते हैं। मेजोरिटी लोगों को ना डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, पर पता है यही होता है यार कि सीए कर लेंगे ठीक है, पर सब तो सीए नहीं कर सकते ना। लाइक कॉमर्स से हमने अपना 12th कंप्लीट किया और चले ओके सीए बनेंगे, सीएस बनेंगे, बाद में पता चलता है रियलिटी क्या है। फाउंडेशन इज नॉट टफ, फाउंडेशन तो क्लियर हो जाता है, ठीक है, वो तो मेरा भी क्लियर था फाउंडेशन का भी, बट एग्जेक्टिव उतना नहीं हो पाता था इसमें, प्रोफेशनल कोर्सेज जब आते हैं इसमें, ठीक है। सीए का फाउंडेशन मैंने देखा था, जस्ट अपीयर किया था, सीपीटी चलता था ना उस टाइम पे, तो आप पता फाउंडेशन आ गया है ना, तो सीपीटी क्लियर किया था और सीएस का फाउंडेशन मैंने देखा था। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ना कंप्लीटली आ चुका था दूसरी तरफ। मैं रेगुलर भी कर रहा था अपना बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, ठीक है, तो मतलब आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय माय प्रोफेसर्स, उनको मैं देख के था कि भाई लाइफ हो तो ऐसी हो। सीए भी ऑल्सो ठीक है, टीचिंग तो सीए भी कर सकता है, ठीक है, सीए वाला भी टीच करता है, बट लेकिन वही ना प्रेशर जो वो झेलता है उसको पता है, ठीक है। तो सीए पढ़ाना इज प्रोफेशनल कोर्सेज यार, आप बहुत अच्छे से उनको कवर अप करते हो, ठीक है, डिटेल में जाके बताते हो, अच्छे से प्रिपेयर करवाते हो, स्टूडेंट के साथ एक लिंक पूरा बना रहता है, विच इज गुड, ठीक है। अब हर एक टीचिंग लाइन में ऐसा होना चाहिए, तो मेरा मोटिव तो प्रोफेसर का ही था, पर मैं एज अ प्रोफेसर नहीं जहाँ पे स्टूडेंट्स पे ध्यान ना दिया जाए, ठीक है। आप आए, अपनी सुनी, अपनी नॉलेज जो था वो बताया, ज्ञान बांटा, चल दी, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फोकस मेरा टीचिंग है, बट लेकिन पूरा मेरा ये रहता है कि स्टूडेंट तक बात पहुंचे और समझ में आए, और हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखें, कि एक तरीके से टू वे कॉन्वर्सेशन होना चाहिए रिगार्डिंग योर डाउट्स, मेन बात बस ये है। तो लेट्स सी, बस वही है, मेरा क्वालिफिकेशंस तो पूरे हो ही चुके हैं, आई एम आल्सो नेट क्वालिफाइड, यूजीसी नेट क्वालिफाइड, तो वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी है आपकी,
कि वो आपको क्लियर करना पड़ेगा टू बी अ प्रोफेसर, ठीक है। तो वो मेरा हो चुका है। नाउ जस्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ कि कोई एक ऐसा मिल जाए जहाँ पे आप परमानेंटली आप एक इंस्टीट्यूशन में एज अ प्रोफेसर पढ़ा सको। तो मेन बात वही है। टेम्पररी तो चलता रहता है, कभी यहाँ से क्लासेस आ गई, कभी वहाँ से एज अ गेस्ट लेक्चर, बट अभी कुछ परमानेंट तो नहीं ऐसा है। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। हो गई ये बातें, अब डिस्कस करेंगे अपना एमसीक्यूज का, ठीक है। तो आप लोगों की स्टडी मटेरियल में जो एमसीक्यूज है ना, डायरेक्टली हम उस पे आ जाते हैं। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँ उस चीज को। यस, एक मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन से, ठीक है। डिस्कस करेंगे इसको एक बार। ओके, तो हमारा जैसे कर ले बेटा स्टार्ट एमसीक्यूज को, सब रेडी हो आप लोग? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, करते हैं। ओके, तो जैसा यहाँ पे हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी आपने पढ़ा है एक बार उसको ध्यान में रखना, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग ये एमसीक्यूज यहाँ पे दे रखे हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं हम इसकी। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप एक बार पढ़ो, ठीक है। और मैं जैसे रैंडमली जिससे मैं पूछूं आप वही बताना है, ठीक है। आप लोग चैट बॉक्स पे जिसका भी मैं नाम लूँ ना, वो आप मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, कि इसका ये ऑप्शन है। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है एमसीक्यू का, दैट इकोनॉमिस्ट रिगार्ड्स डिसीजन मेकिंग एज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्यों इकोनॉमिस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग को इम्पोर्टेंट मानते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यस बच्चे, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, एक बार इसको पढ़ो और समझो इस चीज को। आप लोग के पास मटेरियल हो, मोबाइल में हो, हार्ड कॉपी हो, जैसे भी हो, हार्ड कॉपी हो, आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। ऑप्शंस कोई नहीं देखेगा, हम यहाँ पे प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। तो कहीं भी डाउट है, नहीं आता एमसीक्यू, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो प्रैक्टिस की स्टेज को, नहीं आता तो बताओ, पूछो, ठीक है। पर डोंट लुक इनटू द आंसर्स, आंसर्स में नहीं देखना है, ठीक है। नहीं आएगा, आई विल टेल यू, मैं आपको मेथोडोलॉजी भी बताऊंगा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का। देखो बेसिकली क्या होता है, दो तरीके के हैं। अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो और चार ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि या तो ये हो जाए कि चलो हमें पता है यही एमसीक्यू है, यही इसका बेसिकली आंसर है, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, दिस इज द आंसर, तो मुझे पता है, ठीक है, डायरेक्टली हमने ये टिक कर दिया। एक तो ये तरीका होगा। अब क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, इस पे टिक करें कि नहीं करें, लगता है कि ए भी है बी भी है, ठीक है। तो वहां पे आपका ऐसा होता है कि डिलीट सिस्टम अपनाया करो कि ये वाला ऑप्शन ना नियरेस्ट नहीं है, ये नहीं हो सकता, फिर दूसरे पे जाओ, डिलीट करने की कोशिश करो ऑप्शंस को कि ये वाला ऑप्शन नियर नहीं है, फिर एक या दो आपके पास जो नियरेस्ट लगे
कि हाँ भाई ये हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, फिर आप अपने लॉजिकल इंटरप्रिटेशन डाला करो, फिर दिमाग लगाया करो, ठीक है। तो तब ऐसे भी एक अप्रोच माना जा सकता है, ठीक है, जिससे आपका ये ठीक होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं पहला। ओके, तो जैसे पहला हमारा है, इसका ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं, चलो आप लोग अपना जो है ऑप्शंस यहाँ पे डालने शुरू करो मैसेज बॉक्स में, मुझे दिखता रहेगा। अगर मेजॉरिटी लोग एक पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, दैट मीन्स सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। पर किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट है, तो मैं पकड़ लूंगा फिर और उसको फिर समझा दूंगा कि नहीं, ये आपका पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, मेजॉरिटी वन इज सेइंग डी। व्हाट एल्स, बाकी लोगों को क्या लगता है? सौरभ सी। ओके, सौरभ इज सेइंग सी। सी में क्या है? सी आपका है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। सौरभ, वो तो एक बात हो गई ना, ठीक है। हम क्यों डिसीजन मेकिंग जो है वो इकोनॉमिस्ट डेटा इंपॉर्टेंट मानता है? क्या रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज हैं सिर्फ इसीलिए हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं? क्या स्कैरसिटी नहीं है? क्या उसके जो नीड्स एंड वांट्स हैं एक कंज्यूमर्स के, वो अनलिमिटेड नहीं है? आकाश इज सेइंग ए, resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite or scarce, which is correct, ठीक है। बी भी तो है, आपका बी वाला ऑप्शन भी तो होगा कि इट इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे, ये भी डिसीजन मेकिंग में ही आता है। और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज हैं, वो भी हमें पता है, ये तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। मे बी आप लोग प्रेजेंट नहीं होंगे ना उसमें, इसलिए आपको लोगों को नहीं पता है, जो आप ए और सी ऑप्शन दे रहे हो। ऋतु, आकाश, ए ऑप्शन नहीं होगा बेटा आपका। ए एक पार्ट है, एस्पेक्ट है एक, पर लेकिन बी और सी भी है। मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है, ठीक है। रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है कि हम उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें। तो आपके तीनों पर्सपेक्टिव आ गए इसमें, ए बी और सी ऑप्शन। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन बना ना वो बना डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने थोड़ा सा इस चीज को मैंने डिस्कस नहीं किया था आपसे, बिकॉज हम इको ही लेके चल लिए थे, बिकॉज सब्जेक्ट तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बट कुछ नहीं है, वही है, इको का ही एप्लीकेशन बिजनेस में है। इको में रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है वो देखना है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, कि पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर कैसे हो। पर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो हम उसी पर्सपेक्टिव को लेंगे जो बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई किए जाते हैं। मतलब बिजनेस है, फर्म्स हैं, उसके भी रिसोर्सेज स्कैर्स है, ठीक है। रिसोर्सेज सबके पास लिमिटेड ही है, बट फर्म्स भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमम कैसे यूटिलाइज करे, जिससे जो हमारा डिसीजन है, बिजनेस डिसीजन, वो फर्म ले पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर देना आप स्टार्ट करो, क्या हो सकता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं इस तरीके से ताकि हम बिजनेस डिसीजंस ले सकें। अब बिजनेस डिसीजंस कैसा भी हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा करना, कॉस्ट कम करना, ठीक है, एनीथिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं डी, ठीक है। एक बार इसको डिस्कस करते हैं, है क्या ये। एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ए तो है नहीं भैया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा एक ऐसा टूल जो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही अप्लाई करता है क्या? तो ऐसा तो है नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो माइक्रो मैक्रो दोनों टूल्स चलते हैं। इकोनॉमिक्स में ही हमने स्कोप पढ़ लिया है, इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो बिजनेस को इकोनॉमिक्स का भी स्कोप है, ठीक है। तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही टूल्स नहीं अप्लाई करता है। इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको अपनी इकोनॉमिक थ्योरी को ऐसे अप्लाई करना है जिससे आप बिजनेस डिसीजन मेकिंग कर सको। बी वाला है, बी वाला ऑप्शन है, बट आपको और देखना है। जब ऐसे भी ऑप्शन आ जाए ना बी एंड सी अब, जरा इस पे भी फोकस कर लिया करो, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं आपके उन एमसीक्यूज के ऑप्शंस को जहां पे हमको लगता है कि अच्छा ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन। तो हो सकता है ये तो बिल्कुल, इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? क्या इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है क्या जिसमें हम एक ही टूल्स की बात करते हैं?
ये हमने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। इकोनॉमिक्स दो तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है, इन द वे ऑफ साइंस एंड इन द वे ऑफ आर्ट, राइट। अगर तो इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस होता तो फिर मल्टीपल डिसिप्लिन की हम बात ही नहीं करते, सिंगल डिसिप्लिन होता वो आपका। पर इकोनॉमिक्स हमें पता है साइंस भी होता है और आपका आर्ट भी होता है, तो दैट मीन्स यस इट इनकॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो इसीलिए आपका बी और सी ऑप्शन दोनों हुए। सो प्लीज टिक ऑप्शन डी, बी एंड सी, ठीक है। वाइडर सोचो थोड़ा, और कोई डाउट आए कहीं पे भी तो जरा पूछना आप मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं ऋतु से पूछना चाहूंगा, थोड़ा इंटरेक्शन मेरे जिन स्टूडेंट से कम हो पा रहा है, मैं उनसे अब थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है थर्ड वाले आंसर्स को लेके। सो ऋतु आप मुझे बताओ कि जो थर्ड वाला है इन इकोनॉमिक्स, जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी टू मीन। इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो बाकी सब भी ऑप्शन दे सकते हैं क्योंकि वो तो मुझे पता चलेगा, बट ऋतु आई वांट स्पेसिफिकली कि आप भी ये आंसर दो, ठीक है। क्या लगता है इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट स्कैरसिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, या रिलेटिव स्कैरसिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ सोसाइटी, scarcity during times of business failure and natural calamities, या scarcity caused on account of excessive consumption by the rich। scarcity का मतलब यहाँ पे क्या है? क्या ये है लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज में ही है तो स्कैरसिटी है, या ये है कि भाई स्कैरसिटी इसलिए है बिकॉज हमारे बॉन्ड्स जो हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिसोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि ये चीज ज्यादा है ये चीज कम है, कंपैरिजन नहीं करता है। पर रिलेटिव स्कैरसिटी जो है ना वो हमेशा कंपैरिजन करता है कि अगर स्कैरसिटी है तो किस पर्सपेक्टिव से वो कम है, ठीक है, किस कंपैरिजन में वो कम है, किसके लिए कम है। तो बॉन्ड्स के लिए स्कैरसिटी कम है, ठीक है, रिसोर्सेज कम है आपके। या फिर स्कैरसिटी स्कैरसिटी हम तभी मानेंगे जब बिजनेस फेल हो रहा है या कोई नेचुरल कैलामिटीज आ रही है, या फिर स्कैरसिटी तब आती है जब आप ज्यादा ही कंजम्पशन करने लग जाओ, रिच पीपल और पुअर को कुछ भी ना मिले। सबका आंसर सही है जो भी यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। ऋतु आप बताओ। बी, वेरी गुड, पता चला। ओके, रिलेटिव स्कैरसिटी ही होगा आपका, बिकॉज हमेशा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा जा रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर। क्या कंपेयर करेंगे कि हमारे ह्यूमन बॉन्ड्स जो अनलिमिटेड हैं उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज क्या है, तो रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स नेचर के, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज मच नियरर। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि what implication does resource scarcity have for the satisfaction of wants। अगर रिसोर्स स्कैर्स है तो फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स हम कैसे कर सकते हैं, या वांट सेटिस्फैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रिसोर्सेज के स्कैर्स होने से। ऑप्शन मिलने शुरू हो गए मुझे, सब रिप्लाई करें। ओके, सौरभ, सृष्टि, रितिका, सार्थक, स्वयं, अमन, सब बताओ भाई। ऑप्शन तो सबका सिमिलर जा रहा है अभी तक, वेरी गुड। तो अगर रिसोर्सेज स्कैर्स होंगे तो हम वांट्स को सेटिस्फाइड किस तरीके से कर पाएंगे, एक्सेस वे में या मॉडरेट वे में, या हम कर ही नहीं सकते वांट्स को सेटिस्फाई। तो इसका आंसर आप मेजॉरिटी लोग जो बोल रहे हो वो है आपके अकॉर्डिंगली ए, राइट। तो विच इज वेरी गुड, ए ही ऑप्शन है आपका फोर्थ का। क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि अगर रिसोर्स स्कैर्स होंगे तो हम सारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड टू मेक चॉइसेस। अच्छा जी, तो मतलब अगर रिसोर्सेज स्कैर्स नहीं होंगे तो हम कभी डिसीजंस लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा भी होता है क्या कि भाई रिसोर्सेज स्कैर्स हैं तभी तो डिसीजन मेकिंग करोगे।
तो बी वाला ऑप्शन तो गया, ओके, इग्नोर करो उसे। वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज अवर इंडिविजुअल बॉन्ड्स। अच्छा, रिसोर्सेज अगर कम है तो हम ऐसा करते हैं क्या भाई, अपने बॉन्ड्स को ही कम करते रहो? हम ऐसा नहीं करते कि नीड्स एंड वांट्स को कम करेंगे, हम ये सोचते हैं कि मैक्स टू मैक्स हम कितने नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाइड कर दें, कि चलो जितने सेटिस्फाइड हो गए वो तो ठीक है, जो नहीं हो पाया उसको फर्दर जब रिसोर्सेज आएंगे तब सेटिस्फाई कर लेंगे। पर ऐसा थोड़ी ना सोचते हैं कि हम ये छोड़ देंगे, हमें इनकी जरूरत अब कभी नहीं, हमें कभी ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस चीज की, तो ऐसा तो कभी नहीं सोचता इंसान। डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज अवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। नेचुरल रिसोर्सेज की बात तो नहीं की जा सकती, वी हैव वेरियस रिसोर्सेज, तो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी क्यों करना वांट्स के सेटिस्फाई के लिए, ठीक है? हर एक रिसोर्सेज की डिस्कवरी की जा सकती है, तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट है सिर्फ, तो ये पार्शियली ट्रू है, पूरा ट्रू नहीं है। पूरा ट्रू आपका जो है वो है नॉट ऑल बॉन्ड्स आर कैन बी सेटिस्फाइड, ठीक है? तो सबका एक ही पर्सपेक्टिव है, विच इज गुड। ए वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक है। फिफ्थ वाले पे आते हैं बेटा। अच्छा, ये इजी है फिफ्थ वाला, जो हमने कल डिस्कशन किया था। फिफ्थ का तो आंसर भी मिलना शुरू हो गया है, गुड, स्वयं सही है, रितिका एकदम सही बात। यस, एवरीबॉडी, सब देंगे आंसर, ठीक है? आपको बस ऑप्शन ही तो डालना है चैट बॉक्स में। अमन करेक्ट, ओजस्विनी करेक्ट, सब बताओ भाई, 10-11 स्टूडेंट्स ही तो हो, बता दो। सौरभ करेक्ट, सृष्टि सही है, सही है महक, ठीक है एकदम ऑप्शन। रितिका, ऋतु, बताइए भाई क्या लगता है फिफ्थ वाले का ऑप्शन? कल बताया था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज का, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का ऑप्शन। वो मैंने आपको वर्ड भी बताया जिसे हम पहचान सकते हैं, एकदम ठीक है ध्रुव। आज सार्थक नहीं है क्या क्लास में? उसका कहीं भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नाम तो याद हो चुके हैं अच्छे से, रिस्पॉन्स जब मिलता है ना तो एक एक स्टूडेंट का नाम याद हो जाता है फिर कौन है कौन नहीं है। प्रेजेंट तो है सार्थक। ऋतु, स्क्रीन क्लियर नहीं है आपको, मैं एक बार जूम कर देता हूँ। अब क्लियर है? मैक्सिमम तो यही हो पा रहा है, ये तो ज्यादा ही हो जाएगा फिर। आपके स्टडी मटेरियल में होगा बच्चे, ऋतु आपके स्टडी मटेरियल में होगा वो क्वेश्चन, तो चाहे आप उस पे से भी देख सकते हो, ठीक है? यस, तो एवरीबडी सेइंग, विजय आपका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, बच्चे आप भी रिस्पॉन्स करो, क्या है आपका फिफ्थ का ऑप्शन? आपको क्या लगता है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव में से पता है? मेरे ख्याल से कल आप क्लास में नहीं थे, तो और मे बी इसमें डाउट हो। पॉजिटिव इकोनॉमीज यही था जो डायरेक्टली बताता था कि व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या इकोनॉमी में, ठीक है? यस, ठीक है ऋतु। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये बताता था कि क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है और इसको सोल्यूशन हम क्या क्या हो सकते हैं। तो हो सकते हैं और होने में बहुत डिफरेंस है। पॉजिटिव आपको रियल फैक्ट्स बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसको एक्चुअली ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। पर नॉर्मेटिव जो है ना वो ज्यादा वर्ड यूज करता है, ऑट टू बी का, शुड का, ये वर्ड उसमें ज्यादा होते हैं। जब हम सजेशंस देते हैं ना, अच्छा ये कर लेना चाहिए, ये हो सकता है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है? तो जहां भी आपको शुड वर्ड यूज आए और ऑट टू बी नजर आए, ठीक है, शुड हैपन, शुड बी, ये सब ये अपने आप ही नॉर्मेटिव बन जाते हैं, तो ये बेस्ट वे है पहचानने का। तो डी ऑप्शन इज नियरेस्ट, वेरी वेरी गुड। सिक्स्थ वाले का बताइए, सिक्स्थ वाला क्या है? इन इकोनॉमिक सिस्टम हमने अभी बात करी, स्कैर्सिटी इंपोजेस लिमिटेशंस ऑन, ये आपको ना प्लेयर्स दिए गए हैं, तो स्कैर्सिटी जो है वो किन किन लोगों पे अप्लाइड होता है? क्या हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, पूरी नेशन इंक्लूड होती है? या बी वाला ऑप्शन है सिर्फ हाउस होल्ड्स, फर्म्स
और गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। या सी ऑप्शन हो सकता है लोकल और स्टेट गवर्नमेंट है पर फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। और सिर्फ हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है क्या स्कैरसिटी, बिजनेस फर्म्स पे नहीं होता। एवरीबडी इज सेइंग करेक्ट, ठीक है एकदम सही जा रहे हो आप लोग। चलिए सब लोग आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में सबका नाम आ जाना चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ का ए महक करेक्ट, ओजस्विनी करेक्ट, ध्रुव सही है। और बताइए सब बच्चे। सृष्टि सही है, सौरभ करेक्ट सही है, ऋतु आपका भी ऑप्शन। आर्यन, आर्यन को आंसर मिल रहे हैं क्या? आप आंसर नहीं दे रहे हो आर्यन। आर्यन ओके यस, तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं ए ऑप्शन विच इज करेक्ट। सही बात है यार, स्कैरसिटी तो सब पे अप्लाई होती है, हाउस होल्ड हो, फर्म्स हो, गवर्नमेंट हो या पूरी नेशन हो। चार ही तो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सभी रिसोर्सेज स्कैरसिटी फेस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, सही जा रहे हो अभी तक तो आप लोग, ठीक है। ऑप्शन भी ठीक हो रहे हैं आप लोगों के। 7th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बच्चे ये बताओ, ये भी सिंपल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इकोनॉमिक्स। एकदम सही है, सबका सही है। फ्लोट कर दो एकदम। महक आप कह रहे हो 7th का ए। ओके चलो एक बार देखते हैं, मुझे किस किस का यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो गलत लगा। महक 7th का बी सर वो नहीं, गलती से टाइप हो ठीक गया है। था। अच्छा ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या है महक फिर? ऑप्शन बी, ओके सर ठीक है। ऑप्शन बी यस एग्रीगेट। ठीक है, विजय वी, ठीक है। सिंपल है ये तो। ये तो जब मैंने नोट लिखवाया था डायरेक्ट आपको यही हाईलाइट ही करवाया था, तू इज सेइंग बी, ठीक है बच्चे सबका सही है, बी ऑप्शन ही है। एग्रीगेट की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एकदम सही बात। अच्छा ये भी सिंपल है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है 8th में? अब आप मुझे बताओ इसमें से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो एग्जांपल है वो कौन सा होगा। अब यहाँ पे जो है नॉर्मेटिव और पॉजिटिव पहचानने के लिए वो वर्ड नहीं दिया गया, ठीक है। आपको थोड़ा डिटेल सोचना पड़ेगा। महक का आंसर मिल चुका है मुझे पहले ही। बाकी का क्या ऑप्शन है रिगार्डिंग 8th क्वेश्चन? सही जा रहे हो सब, अभी तक तो सब सही जा रहे हैं जिसकी यस। सौरभ, सौरभ डी ऑप्शन आपने बताया, नहीं सौरभ डी ऑप्शन नहीं है, ठीक है सृष्टि। और बताइए बाकी बच्चे। बहुत सारे तरीके थे ना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव पहचानने के भी, फैक्ट भी बताया था मैंने। अमन ठीक है, बी वाला तो साफ साफ पता चल रहा है नॉर्मेटिव है, शुड बी वर्ड इसमें यूज हो चुका है। सी वाला जो है स्वयं ठीक है, डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर फूड, तो यार ये भी तो सजेस्टिव ही हो गया, सजेशन ही तो दे रहा है कि फेयर प्राइस क्या हो सकता है। फेयर प्राइस क्या, 10 रुपए भी फेयर होता है, 20 रुपए भी फेयर होता है, पर जब तक एक्चुअल नहीं बताओगे क्या प्राइस रखा जाए जो सुटेबल हो, तब तक हम नहीं बता सकते फेयर क्या है बच्चे। तो ये सी वाला सजेस्टिव है। सौरभ आपने शायद सी या डी ऑप्शन बोला था, डी वाला शायद, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। बच्चे ये भी आपका नॉर्मेटिव ही है, ठीक है। क्योंकि आपको ये बता रहा है ना कि हम आउटपुट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में, कैसे किया जा सकता है। तो कैसे ऋतु आप सी बोल रहे हो पॉजिटिव को? नहीं बच्चे सी वाला तो नहीं है ना, सी वाला मैंने अभी आपको बताया कि डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस फॉर फूड। यार फेयर प्राइस आपका सजेस्टिव है, रियल तो नहीं है, एक्चुअल तो नहीं है, ठीक है। एक्चुअल कब होता जब इसके साथ ये लगा होता कि हम फूड का प्राइस इतने रुपए रख रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये मुझे पता है कि एक्चुअल ये है। फेयर प्राइस तो बड़ा सजेस्टिव है यार, सब्जेक्टिविटी आ गई ना। फेयर तो मैंने अभी आपको बताया, एक प्रोडक्ट का प्राइस आप 10 रुपए रखो शायद उसको भी फेयर बोला जा सकता है, 20 रुपए रखें वो भी फेयर हो सकता है। तो देख लो कितनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी है इसमें सी वाले ऑप्शन में। डी वाला भी आपका सब्जेक्टिविटी है बच्चे। ठीक है अमन, आएंगे 9th वाले पे भी एक बार, ठीक है। पर जैसे डी वाला ऑप्शन है 8 का, वो इनकरेक्ट है, वो नॉर्मेटिव में आता है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट। वो बस ये बोल रहा है कि हम डिसाइड कर सकते हैं, बट एक्चुअली में कैसे होगा वी डोंट नो। तो यहाँ पे जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है ना,
वो सिर्फ ए वाले ऑप्शन में आ रहा है बच्चे। और मैंने आपको बताया था साइंस क्या होता है, पॉजिटिव साइंस, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताए कि ऐसा होने से ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम सबको पता है प्राइस में अगर हम चेंजेस करेंगे, क्वांटिटी पे जो रिफ्लेक्ट आएगा ओरिजिनल होगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी परचेज इज योर रियल, इज बेस्ड ऑन फैक्ट। इतने प्राइसेस में चेंजेस हुए तो क्वांटिटी में भी इतना चेंजेस होगा। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम लोगों ने सही ही दिया था। चलो नाइन्थ की बात करते हैं। नाइन्थ वाला क्या है हमारा, ऑप्शन मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। स्टडी ऑफ हाउ increases in the corporate income tax rate will affect the national unemployment rate is an example of। बताया था मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी स्टडी में आती है। एवरीबडी सेइंग करेक्ट, बट मेरे ख्याल से जो पहला नाइन्थ का जो मुझे मिला था वो अमन से मिला था, और अमन शायद आपने उसको डी मार्क किया था, ठीक है, विच इज रॉन्ग। नॉर्मेटिव भी हो सकता है। Normative, how increases in the corporate income tax rate will affect the national unemployment rate। Normative बच्चे आपका हो सकता है, ठीक है, बट इसमें क्या है ना कि आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ऐसा तो कुछ नहीं है कि ना कि मतलब शुड भी आपका यूज हो कि कैसे होना चाहिए इसका, ठीक है। विल वर्ड लगा हुआ है। मैंने नॉर्मेटिव आपको बताया शुड और ऑट टू बी से ज्यादा होगा, और जो पॉजिटिव इकोनॉमीज होता है ना उसमें इज, आर, was, वर और will ये वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो कोई इतनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं है। और एक बात और देखो ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपका इसमें फाइंड आउट हो सकता है। इनकम टैक्स रेट के घटने बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमीज तो नहीं बताएगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। अमन आप कह रहे हो बी डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स जैसा हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा नहीं है, हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को डिस्क्रिप्टिव नाम दिया था, ठीक है। मेनली आप ये फोकस करो कि देखो इसमें ये जो स्टडी है ना एक ब्रॉडर लेवल की है, ठीक है। तो इसमें जो आपका है ना ए ऑप्शन इज मच नियरर, ठीक है। ए ऑप्शन जो है वो आपका ज्यादा क्लोज है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स आपका, डिस्क्रिप्टिव अभी तक आपको ना वर्ड नहीं पढ़ाया गया डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स डिटेल में, तो आप उस पर फोकस मत करो जिसका नाम आपने इतना सुना नहीं है। आप उस पर फोकस करो जो टॉपिक आपको कराए गए हैं, क्योंकि स्टडी उसी से मांगता है। डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स जैसा वर्ड इसमें आपको इकोनॉमिक्स में आएगा भी नहीं, ठीक है। ये तो स्टडी होती है, डिस्क्रिप्टिव हो गया, एक्सप्लेनेटरी हो गया, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज हो गए, तो वो तो आपके रिसर्च वगैरह में आते हैं। यहाँ पे जो है ना ये डायरेक्टली एक ब्रॉडर स्टडी है जो सीधा मैक्रो इकोनॉमिक्स के उसमें आएगा, ठीक है। सो नाइन्थ का जो ऑप्शन है वो ए इज करेक्ट। 10th का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया। अब आपको इसमें ये बताना है कि मैक्रो कॉन्सेप्ट इसमें से कौन सा नहीं है। सिंपल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वेरी गुड, रितिका सही है, ओजस्विनी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट अबाउट एल्स, बाकी लोग भी बताइए। इन चारों में से जो स्टडी है वो कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं है, ठीक है। स्वयं करेक्ट सृष्टि, यस। अमन, सार्थक, ध्रुव, महक, ऋतु, विजय, सब बताइए आप लोग। रितिका, रितिका ने शायद बता दिया इसका। यस, कौन सी स्टडी नहीं आएगी इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अमन क्या लगता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा हमारा, आपने ए ऑप्शन बताया अमन। ऋतु इज सेइंग सी, आइडेंटिफाई द कॉजेस। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने मेन स्टडी भी बताई थी आपको। ऋतु सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अमन
ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। जो लोग भी बी बोल रहे हैं उनका सही है, ठीक है। जीएनपी ऑफ इंडिया, जीएनपी समझते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी जो है ना, आप लोगों ने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, नेशनल इनकम में, जीडीपी और जीएनपी, राइट। तो जीडीपी और जीएनपी तो अपने आप ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। ए वाला तो सोचने में भी नहीं आना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता, दैट इज कंप्लीट मैक्रो। सी वाला जो ऋतु आपने बताया, इन्फ्लेशन, बच्चे इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। इन्फ्लेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉन्स्टेंटली प्राइस का बढ़ना, ठीक है। इन्फ्लेशन छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन पढ़ोगे। इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। Analyzes the causes of failure of industry in providing large scale employment. Large scale example पे आपने लिखवाया था ये सब, yes, मैंने पूरा आपको क्लियर करके ये सब दिया था। बी वाला आप देखो, बी वाले पे फोकस करो। फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड जो है ना, वो एक इंडिविजुअल फर्म है बेटा, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म है। तो इंडिविजुअल फर्म का फेलियर, सक्सेस, प्राइस, आउटपुट, कुछ भी हम डिसाइड करें तो वो तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हो गई ना, वो मैक्रो में कहां से आ जाएगी। एक फर्म की जब हम बात करते हैं तो वो तो डायरेक्टली आपका माइक्रो बन जाता है, वो मैक्रो है ही नहीं। तो एबीसी लिमिटेड इज अ सिंगल कंपनी, ठीक है। अब वो कैसे फेलियर हो रहा है, वो फेल क्यों कर रहा है, उसका रीजन फाइंड आउट करना, तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हो गया, मैक्रो होगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, मैक्सिमम लोगों ने यही दिया। ओके, ए और सी नहीं है। इन्फ्लेशन, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, जीएनपी, जीडीपी, ये सब आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है, ठीक है। आगे बात करते हैं 11th वाले पे। 11th इज वेरी सिंपल, चलो फटाफट से आंसर बताना शुरू करो। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इन चारों में से किसने दिया है? करेक्ट स्वयं, करेक्ट सौरभ, ठीक है। रितिका सही है, बाकी लोग बताइए। राम कह रहा है माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर। भाई साफ साफ बता रहा है मेरा हार्वेस्ट जो है कॉर्न का वो बहुत ही खराब हुआ है इस साल। कृष्णा कह रहा है कि चिंता मत करो, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे अगर क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई थी, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़े हुए उसको कॉम्पेंसेट कर देंगे, ठीक है। विरोध कह रहा है क्लाइमेट जो है वो क्रॉप यील्ड को अफेक्ट करता है। कुछ साल क्लाइमेट अच्छा होने की वजह से प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है तो कुछ साल बुरी हो जाती है, तो ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल, ठीक है। मधु कह रही है गवर्नमेंट ऑट टू, विनोद ने जैसे बोल दिया, मधु कह रही है गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल। सब सही दे रहे हो, सबका पर्सपेक्टिव सही है। डायरेक्टली पता चल रहा है यार, नॉर्मेटिव इकोनॉमीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऋतु बताइए। सार्थक नो रिस्पॉन्स, आज रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा सार्थक, क्या बात है, यहाँ पे प्रेजेंट हो। अमन इज सेइंग डी, ठीक है बच्चे, डी ऑप्शन इज नॉर्मेटिव। ऑट टू वर्ड लगा हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है नॉर्मेटिव है। जो इतना सिंपल हो उस पर इतना फोकस ही क्यों करना, इतना ज्यादा इस पे दिमाग क्यों खर्च करना। ओके देन हमारा उसके बाद है 12th। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी। चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्या ऐसी कोई इकोनॉमी है जो ये विदाउट स्कैरसिटी हो सकती है। आपको इन चारों में से कोई ऐसी इकोनॉमी लग रही है जिसमें स्कैरसिटी ना हो, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी। तो कौन कौन सी इकोनॉमी दे रखी है? प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चे क्या प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में रिसोर्सेज जो थे वो हमारे अबांडेंट थे? और कह रहा है वेयर मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। तो इससे तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फार्मर्स भी है तो क्या रिसोर्सेज ज्यादा मात्रा में अवेलेबल थे क्या? या बी मिथिकल इकोनॉमी, जहां पे सब बिलियनर ही है, वहां तो साफ साफ वर्ड लगा हुआ है आपका मिथिकल इकोनॉमी। मिथिकल इकोनॉमी मतलब क्या है? ये मिथ है, साफ साफ पता चल रहा है ये तो झूठ है, ठीक है। ऐसा तो कोई भी इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे सब बिलियनर ही है। सब बिलियनर हो गए तो फिर तो वहां पे पॉवर्टी नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी। बी ऑप्शन तो एनीवे नहीं है।
एनी इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स पीपल। तो क्या ऐसी भी इकोनॉमी है जहां पे हम इनकम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वहां पे रिसोर्सेज स्कैर्स होंगे ही नहीं। तो आप लोगों का जो ऑप्शन है, जो मैक्सिमम आप लोगों ने दिया है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दी अबव। ऐसी कोई सी भी इकोनॉमी नहीं होती जहां पे स्कैर्सिटी ना हो, चाहे वो कितना भी बिलियनियर हो, ट्रिलियनियर हो या जिलियनियर हो। ठीक है, सब में स्कैर्सिटी है ही है। 13 पे आते हैं, 2-3 मिनट डिस्कशन और, ठीक है, फिर वाइंड अप करेंगे इसको। 13th हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बताइए कौन सा जो है वो नहीं है हमारा 13th वाला ऑप्शन, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं कहलाती। साफ साफ पता चल रहा है, यू नो, ऑप्शंस ऐसे हैं जो एक दूसरे से अलग कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक जा रहे हो ओजस्विनी, स्वयं ठीक है एकदम। चलिए आंसर बताइए सब। ध्रुव क्या होगा इसका आंसर? अमन, महक, ऋतु, सृष्टि, सब बताइए बेटा। ठीक है, सही बात है, साफ पता लग रहा है। प्राइसेस ऑफ मैंगोज, मैंगोज इज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अब उसकी प्राइस डिटरमाइन करना तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। दिल्ली एक पर्टिकुलर हमारा यूनियन टेरिटरी इंडिया में, ठीक है। अब वहां पे फायर ट्रक प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या आ रही है, तो नॉट अ बिग डील, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है ये। एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर फर्म पे वो फोकस कर रहा है। क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस फॉर द मैंगोज मार्केट, मार्केट डिमांड हो गया ये आपका, मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी साफ पता चल रही है, वो आपका नेशनल वर्ड जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आ जाता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। 14th का बताएंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखवाया था। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो किस थ्योरी के अंदर आता है, माइक्रो या मैक्रो? होगा तो ए या बी में से। ठीक है, सही जा रहे हो बच्चे, बताते रहो ऑप्शंस। ध्रुव, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मैक्रो है, इनकरेक्ट। अपने वो देखो एग्जांपल्स एक बार। हाँ माइक्रो, ठीक है। ठीक है ऋतु, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी यस, प्रॉब्लम ऑफ, यही तो पढ़ रहे हैं हम, हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज माइक्रो में। तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है बेटा, सबका ठीक है। ठीक है, 15th वाला एक बार डिस्कस कर लेते हैं बस, ठीक है, फिर वाइंड अप करेंगे लास्ट। ठीक है, हाँ ध्यान से। ओके, 15th वाला, अच्छा ये 15 के आंसर मिल रहे हैं मुझे जो आप ऑप्शन दे रहे हो, ठीक है, मेजोरिटी दे रही है तो ठीक ही है। बाकी मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट मैटर जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आएगा। शुड अवर फर्म्स बी इन द बिजनेस, तो ये तो बिजनेस वाला ही है भाई, ये तो आएगा। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड एट प्राइस एंड एट व्हाट प्राइस शुड बी केप्ट, ये भी तो भाई बिजनेस क्यों कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन करेंगे, क्या प्राइस सेट करेंगे, यही तो बिजनेस का काम है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, बिजनेस का काम मार्केटिंग से भी होता है, ध्यान रखना। तो मार्केट में हम कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाएं, दिस इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज डिक्रीज करना, ये बिजनेस का काम कब से हो गया? एक इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल चेक करना ये बिजनेस का काम नहीं होता। ठीक है, ये बिजनेस डिसीजन मेकिंग में नहीं है। वेरी गुड, सबका डी ऑप्शन है विच इज करेक्ट। ठीक है, एक बार 16 भी देख ही ले, बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव पॉजिटिव तो आपको रट चुके हैं। ठीक है, तो चलो बता दो, डायरेक्टली पता चल रहा है, सीधे सीधे सामने ही दिख रहा है कौन सा है 16th वाले का। सब बताइए, और सबका सही होना चाहिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सही है एमसीक्यू वाला। ठीक है ओजस्विनी, ध्रुव एकदम सही बात है, ऑप्शन सही दे रहे हो, स्वयं ठीक है, महक ठीक है। बाकी बताइए, 2-3 स्टूडेंट्स और हैं,
सब बता दो भाई नॉर्मेटिव वाला ये। सर मुझे ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? यस सर। थोड़ा जूम करूं मैं? आप एक बार रिफ्रेश कर लो। बाकी स्टूडेंट्स का क्या है, सबको दिख रहा है स्क्रीन? अगर सबको दिख रहा है तो एक साइड से प्रॉब्लम होगी Yes, बेटा। sir. ठीक है, हाँ एक बार रिफ्रेश कर लो अमन। हाँ ठीक है बच्चे, सबका सही है। रितिका सही है, सृष्टि सही है। ओके वेरी गुड। ऋतु क्या होगा इसका आंसर? ठीक है बच्चे, सी इज ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नॉर्मेटिव में शुड वर्ड यूज हो रखा है ना, यही था हमारा। डी सी ऑप्शन था ना 16 का। अच्छा मैंने स्क्रीन थोड़ा सा वो कर लिया था। ओके ठीक है, आपका वो ऑप्शन आपका एकदम ठीक है। ठीक है, 16 का सी ऑप्शन इज ठीक है, बिकॉज इट इज रिटन हियर मिनिमम वेज शुड बी रेज टू 200 पर डे। तो भाई होना चाहिए, तो ये सजेशन दे रहा है ना, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वेरी गुड। तो आप लोग अब समझ में आ रहा है, आप लोग को अपने एमसीक्यूज हो रहे हैं, तो उसी से पता चल रहा है ना आप लोगों को कितने क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटना चाहिए। कॉन्टिन्यूसली उसको रिवाइज किया करो डेली बेसिस पे। ठीक है, एमसीक्यूज करके हम फिर नेक्स्ट उस पर बढ़ जाते हैं, तो पुराना भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम 17 से भी डिस्कस करेंगे स्वयं। अब आप लोग का होमवर्क ही यही है कि बाकी जब हमारे 15 और 20 क्वेश्चंस रह गए हैं उसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, ऑप्शंस मार्क करना। कल यहाँ पे मैं रैंडमली पूछूंगा। ठीक है, ये भी पता चलेगा कि किसने किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो जिससे मैं पूछूंगा वो उस एमसीक्यू का आंसर देगा, और इस तरीके से हम 15-20 मिनट में इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे शुरू कर लेंगे, डिमांड का। ठीक है, तो बच्चे बाकी मुझे यहाँ पता चला कि आज एक स्टूडेंट का बर्थडे भी है। ठीक है, सृष्टि आज आपका बर्थडे है, तो मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेस आपको, हैप्पी बर्थडे। और एक बार सब विश कर देंगे सृष्टि को। ओके, हैप्पी बर्थडे सृष्टि। Thank you, sir. ओके, घर पे बैठ के आप लोग बर्थडे बनाओ। वैसे अब तो सब ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा तो बाहर निकलना भी हो सकता है। एंजॉय करो डे को और पढ़ते रहा करो। ठीक है, रिवीजन चालू रखेंगे और एमसीक्यू सब करके आएंगे। कल हम डिस्कशन करते हैं यहीं पे। बाकी सभी बेटा एक बार विश कर दीजिए। Happy birthday, Srishti. Happy birthday. Thank you. Happy birthday, Srishti. ओके